रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से होगी, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में गारंटी वाला खेल चल रहा है, तो वही अब उसी गारंटी पर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 5 गारंटी 25 न्याय के जरिए कांग्रेस ने जनता को साधने की पूरी कोशिश की है। इसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। अब इस न्याय पत्र में पहले ये समझते हैं वो 5 गारंटियां कौन कौन सी है जिनके जरिए कांग्रेस ने जनता को साधने की कोशिश की है। तो कांग्रेस के वो 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय का जिक्र आज 48 पन्ने के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किया है। और इन 5 न्याय के नाम पर कांग्रेस ने हर एक तबके को साधने की कवायद की है। तो ये रही 5 न्याय की बात। अब इस न्याय के बाद वो गारंटियां कौन सी है जिसका जिक्र कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। तो युवा न्याय की बात भी कांग्रेस ने की है। 5 न्याय में से सबसे पहले युवा न्याय है, जिसमें हर शिक्षित को 1 साल अप्रेंटिसशिप की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही है। वही पेपर लीक रोकने की नीति की बात भी कांग्रेस की तरफ से उनके मैनिफेस्टो में कही गई है। अस्थायी नौकरी में भी बेहतर व्यवस्थाएं करने का वादा कांग्रेस ने युवाओं से किया है। और 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड का जिक्र भी कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में किया है। और सबसे बड़ा जो वादा युवाओं से किया है वो है 30 लाख नई नौकरियों का। तो ये पहले न्याय की बात थी। अब रुख करेंगे अगले न्याय की ओर, जहां 25 गारंटियों में एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की भी गारंटी कांग्रेस ने दी है। और किसान न्याय के जरिए कांग्रेस ने कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनाने की भी बात कही है। 30 दिन तक फसल बीमा भुगतान करने का वादा कांग्रेस ने किसानों से किया है। इसके साथ ही किसानों के लिए आयात निर्यात की पॉलिसी की बात भी कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में कही गई है। और कृषि यंत्र को जीएसटी से मुक्त करने की बात भी कांग्रेस ने कहते हुए किसानों को साधने की कवायद की है। तो एमएसपी को कानूनी दर्जा देना ये सबसे बड़ा दावा है जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में अपने किया है। अब अगला न्याय जिस पर कांग्रेस खेल रही है वो है जातीय जनगणना कराने की बात। आरक्षण की 50% सीमा खत्म करना, कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय में इसका जिक्र किया। और बजट में एससी एसटी को हिस्सेदारी देने की भी बात कांग्रेस ने साफ तौर पर कही है। वन अधिकार केस का 1 साल में निपटारा किया जाएगा, ये वादा भी कांग्रेस ने किया है हिस्सेदारी न्याय के तहत। और 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड देने की बात भी कांग्रेस की तरफ से हिस्सेदारी न्याय में कही गई है। तो ये रहा तीसरा न्याय। अब रुख करेंगे चौथा न्याय कि चौथे न्याय के जरिए कांग्रेस ने नारी को टारगेट किया है। गरीब परिवार की महिलाओं को पैसा देने का वादा किया है। केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील में वेतन बढ़ेगा, ये भी कांग्रेस की तरफ से वादा महिलाओं के लिए किया गया है। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो अधिकारों के प्रति जागरूक करती हुई लोगों को नजर आएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स की जो संख्या है उसको बढ़ाने की भी बात कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में कही गई है। तो महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने तमाम कई ऐसे बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान है गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देना। अब बात करेंगे श्रमिक न्याय की। तो श्रमिक न्याय के जरिए कांग्रेस ने मुफ्त स्वास्थ्य इलाज की बात कही है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन निर्धारित करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। शहरी इलाकों के लिए रोजगार गारंटी, यानी कि शहरी इलाकों के लिए रोजगार की पूरी गारंटी की बात कांग्रेस ने कही है। असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा ये भी मिलेगा। सरकारी काम में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करने का भी ये जो वादा है कांग्रेस ने किया है। तो 5 न्याय 25 गारंटियों के जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। और कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। और इस न्याय पत्र के दौरान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी।
जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी न किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। तो कांग्रेस की तरफ से इस घोषणा पत्र की खूबियों को बखूबी बताया गया, किस तरीके से ये घोषणा पत्र जनता के लिए बड़ा परिवर्तन वाला घोषणा पत्र हो जाता है, इसकी भी बात कही गई है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 48 पन्नों का अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया है। अभिनव का रुख करेंगे। अभिनव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में कही है, लेकिन इस दौरान जो 25 गारंटियों में से सबसे प्रमुख गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है वो कौन सी है अभिनव? जी देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज 5 और 25 गारंटियों का जो घोषणा पत्र है उसे जारी कर दिया है। इसमें अगर बात करें तो किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय जो है ये शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है ये काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने इसमें युवाओं को जो है 20 युवाओं को जो है वो 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है। केंद्र सरकार जो है वो युवाओं को 30 लाख नौकरी देगी, सरकार बनेगी। इसके अलावा जो गरीब महिलाएं हैं उनको सालाना 1 लाख रुपए कांग्रेस देगी सरकार बनने के बाद। और तमाम जो कांग्रेस ने इसके अलावा भी वादे किए। आपको बता दें दल बदल को लेकर कांग्रेस जो है वो एक नया कानून ला सकती है। इसके अलावा जो PMLA है इसमें बदलाव किया जाएगा, जिससे जो सरकारी एजेंसी है जो दुरुपयोग करती हैं, सरकारी एजेंसियों का जो सरकार दुरुपयोग करती है उससे बचा जा सके। इसके अलावा सरकार ने इसके अलावा सरकार बनने पे कांग्रेस ने कई अन्य वादे किए हैं जिनको जो कांग्रेस है वो सरकार बनने के बाद पूरा करेगी। आपको बता दें हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना है ये बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। यूपी बिहार में लगातार इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पे देखा जाता रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई भी है, तो उसी तरह इसको भी लेके कांग्रेस आगे बढ़ी है। जिस प्रकार से आपने देखा देखिए अभिनव, कांग्रेस लगातार हर एक वर्ग को साधने के लिए ये मैनिफेस्टो जारी करती हुई नजर आई है, लेकिन क्या ये गेम चेंजर मैनिफेस्टो कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है, जिसके अटकलें लगाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जितना कुछ समझ सकती थी, कर सकती थी, उसने अपने घोषणा पत्र में किया। इसमें उसने सभी तबकों का ध्यान रखा, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे श्रमिक जो है उनकी बात करें या फिर किसानों की बात करें। कांग्रेस ने जो किसानों का कर्जा है उसे भी माफ करने की घोषणा की। इसके अलावा युवाओं की बात करें तो उन्हें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाओं को जो सालाना 1 लाख रुपए है वो देने की बात की है। और जो श्रमिक हैं उनके भी इसमें काम करने की बात की है। तो कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र में अपने सभी चीजों का ध्यान रखते हुए सभी वर्ग के लिए जो घोषणा पत्र है उसे जारी किया है। अब देखने वाली बात ये है कि कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है ये जमीनी स्तर पे कितना जो है वो पहुंच पाता है, क्योंकि कांग्रेस के कितने जो लोग हैं वो इसको जनता तक पहुंचा पाते हैं, जनता उनकी कितना जो मैसेज है कांग्रेस का उसको समझ पाती है। और कई अलग जो दल बदल कानून है, जिस प्रकार से आपने देखा लगातार चुनाव के दौरान जो नेता है वो पार्टियां बदल लेते हैं, इसको लेके भी जो कांग्रेस है वो एक कानून बना सकती है। इसके अलावा बात करें तो PMLA एक्ट जो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से संबंधित है उसमें भी कांग्रेस ने संशोधन करने की बात कही है। और इस दौरान जो ये कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है ये करीब 1 दर्जन से अधिक भाषाओं में जारी किया गया है। इस दौरान जो सोनिया गांधी हैं वो मौजूद थी, राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है वो मुख्यालय में मौजूद थे। आज ये पत्र जारी किया गया है और इसको लेके जो कांग्रेस है वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि इस घोषणा पत्र से कांग्रेस कितना जो है वो सफल हो पाती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से तमाम जो चीजें थी उनको इसमें शामिल किया है। तमाम जितने भी मुद्दे उसको लगातार नजर आए कांग्रेस पार्टी को, चाहे आप महिलाओं की बात करें, चाहे किसानों की बात करें। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ इतना बड़ा मुद्दा था, इसको भी जो कांग्रेस है उसने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि किस प्रकार से वो पेपर लीक के खिलाफ जो कड़ा एक्शन है वो लेगी।
तमाम कई मुद्दे हैं जिसको लेके कांग्रेस जो है अब ग्राउंड को उतरने जा रही है। देखने वाली बात बिल्कुल यह होगी ठीक कि कहा अभिनव, महिलाओं, लेकिन देखिए युवाओं, तकरीबन 48 पन्ने का ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इसमें कांग्रेस ने हर एक वर्ग को छुआ है जिसको लेकर वो बीजेपी पर हमलावर रहती है। अब जब कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो इस मैनिफेस्टो पर क्या बीजेपी या तमाम कई दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई होगी? बीजेपी का क्या टेक है इस मैनिफेस्टो पर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मन से कहा कि हम सीधे संकल्प लेते हैं और कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करते, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पे इस दौरान तंज कसते हुए नजर आए जिस प्रकार कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन कांग्रेस जो है अब उसको अपने घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाना एक उसके लिए बड़ी बात होगी, किस प्रकार से वो लोगों को मैसेज दे पाती, क्योंकि कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में तमाम वायदे किए हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसमें महिलाओं के साथ साथ युवा, किसान, मजदूर सभी को साथ लेके चलने की बात कही है। देश के हर वर्ग से संबंध, हर वर्ग को छूने का इस घोषणा पत्र में प्रयास किया गया है। देखने वाली बात यही रहेगी कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कितना लोकसभा चुनाव में से जो है मजबूती प्रदान कर पाता है और उसकी मदद करेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी जमीन जो है वो खोती जा रही है। खासकर अगर उत्तर भारत के राज्यों में बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रही है पिछले लंबे समय से, और इस घोषणा पत्र की बदौलत वो इस बार क्या कुछ कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगूटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया। संजय सिंह ने आगे ये तक कहा कि रंगूटा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। 6 महीनों बाद से जेल से रिहा हुए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला है। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया? अब एक शख्स आता है शराब का कारोबारी जिसको कहती भारतीय जनता पार्टी, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर को छापा होता है 2022 में। 9 नवंबर 2022 को छापा होता है और 9 नवंबर 2000 छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में। ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं, उनसे मिला नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसके कुल 12 बयान होते हैं, 12 बयान। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर से लेकर इससे पूछताछ के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया इसने मना किया। फिर इसकी 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है और 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 25 अप्रैल तक, यानी कि 6 महीने इसको जेल में रखा गया। इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, इसने नहीं दिया। 12 बयान इसने कुल दिया और 6 महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। अब वो कोई संजय सिंह तो है नहीं, वो शरद रेड्डी एक टूट गया।
लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। देश भर के सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से इस चुनाव में उतरते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव भी बदायूं में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए, मगर बोलते बोलते शिवपाल कुछ ऐसा बोल गए जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो सबका वोट मांगेंगे, जो देगा देगा, नहीं तो अपने लोग हैं, अपने लोग ही लाखों को जिता देंगे। सभा में मौजूद लोगों की हंसी के बाद शिवपाल कह रहे हैं कि नहीं देंगे वोट, फिर पहले वोट नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। शिवपाल यादव की धमकी भरे इस बयान के बाद हर कोई अपनी अपनी तरह से इस बयान के मायने निकाल रहा है। सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सबका वोट मांगेंगे, हम तो सबका वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों को जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। यादव का ये बयान अब लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम वोट तो सबके मांगेंगे, वोट देना या ना देना ये आपका फैसला है, लेकिन अगर आप वोट नहीं देंगे तो वोट नहीं देने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो अब ये मुद्दा लगातार बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव बदायूं में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट तो मांगेंगे और नहीं देने पर हिसाब किताब भी होगा, तो इसके कई मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव बदायूं में जनसभा करते हुए नजर आए। इस जनसभा के दौरान वो लगातार जनता से समर्थन की अपील कर रहे थे, लेकिन अपील करते करते उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो अब सुर्खियों में आ चुका है। शिवपाल सिंह यादव इस दौरान ये कहते हुए नजर आए कि वोट मांगना हमारा काम है, वोट हम मांगेंगे, देना ना देना जनता के हाथ में है। यहां तक तो बात उनकी सबको समझ में आई, मुनासिब भी लगी, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने इसके बाद कहा कि अगर वोट नहीं दिया तो हिसाब किताब भी होगा। एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव को वो बयान सुनिए। सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सबका वोट मांगेंगे, हम तो सबका वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों को जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। हिसाब किताब होगा, शिवपाल सिंह यादव का ये बयान है। इस बयान में शिवपाल सिंह यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि वोट मांगना हमारा काम है, वोट नहीं देने पर हिसाब किताब भी हो जाएगा। यूपी में मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। इसके साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाईकोर्ट का यह मानना है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जो कि गलत है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस भी जारी की है। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 30 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। दरअसल यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आपको बताते चले कि इससे पहले यूपी में मदरसों की जांच करने के लिए सरकार के द्वारा एक एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। जांच पूरी होने के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। एसआईटी की जांच और सिफारिश के बाद हजारों की संख्या में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए मदरसा बोर्ड तैयारी कर रहा है। तो यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी बड़ी और ये अहम खबर थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और रोक लगाते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट
ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया, सोच विचार के साथ ये फैसला नहीं लिया गया है। कलीम ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देखिए कलीम, यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस दौरान कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए मदरसों को लेकर के, जिससे इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले में साफ तौर से कहा गया था कि मदरसों को बंद किया जाएगा। लेकिन अब अगर बात की जाए उन्हीं मदरसों को लेकर के, जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी और उसके मामले को लेकर के जिस तरह से आज सुनवाई हुई है, तो सुनवाई में बड़ी राहत दी गई। यानी कि बात की जाए 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी गई, क्योंकि कोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए साल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन रोक लगाने के साथ साथ जिस तरीके से अगर आप मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात की जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है उस फैसले को लेकर के, और इस फैसले को लेकर के जिस तरीके से स्वागत किया गया, तो इस मामले को लेकर के जिस तरह से अभी जो रोक लगी हुई है, उसके बाद जो अगली सुनवाई होगी, उस सुनवाई तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई है, उस कार्रवाई को फिलहाल रोकने के आदेश दिए गए हैं। और सरकार से जो बात की जाए, शासन से भी इसमें पूरी रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिर किसके तहत इन सभी मामलों को लेकर के असंवैधानिक इसको घोषित किया गया था और इन मदरसों को बंद करने की बात कही गई थी। लेकिन देखिए कलीम, अब इस फैसले पर तो फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन जो अवैध तरीके से मदरसे संचालित हो रहे हैं, अब उन पर भी तो कोई एक्शन लेना जरूरी है ना उनके पास दस्तावेज थे, ना वो खुद के ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर पाए थे। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो बीच का रास्ता क्या निकाला गया है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए मदरसों को लेकर के, क्योंकि इससे पहले जो मदरसों की पूरी रिपोर्ट तलब की जा रही थी, पूरा सर्वे कराया गया था, जिसमें बात की जाए नेपाल सीमा से सटे हुए जो बॉर्डर से के इलाके से जो मदरसों की बात सामने आ रही थी, वहां पर कुछ ऐसे जो मदरसे देखे गए थे जिन पर जो आरोप ये भी था कि उनके पास किसी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी तरह का कोई पंजीकरण नहीं है। और इसके साथ ही जो मदरसों में अब जो शिक्षक वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनको लिए जो फंडिंग पहुंच रही थी, उस फंडिंग को लेकर के भी कई आरोप लगाए गए थे। उन्हीं आरोपों के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट एसआईटी ने जो पूरी सौंपी थी, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब देखना ये होगा मुस्कान जी कि जिस तरीके से ये जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द करते हुए स्टे लगाया है, और स्टे के बाद अब जो शासन से रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट आखिर क्या सौंपी जाती है और उस रिपोर्ट के बाद देखिए कलीम, इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के महीने में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर पूरी सुनवाई होनी है इन डेप्थ जाके। लेकिन अब जब जुलाई में सुनवाई होगी, तो क्या ये सभी मदरसे यूं ही संचालित होते रहेंगे? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से संचालित करने की बात की जाए, तो संचालित करने को लेकर के साफ तौर से सरकार ने जो इस मामले को लेकर के टिप्पणी की थी कि जो भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, अभ्यर्थी पढ़ते हैं, उनको जो है सरकारी संस्थानों में पढ़ाया जाएगा। और उन्हीं मामलों को लेकर के जो बात की जाए, जो चेयरमैन की डॉक्टर जावेद इफ्तिखार अहमद की, तो उन्होंने भी अपना बयान जारी किया था। उन्होंने साफ तौर से इसमें कहा था कि जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी जानी थी, तो उसमें जो है इनके द्वारा जो है जल्दबाजी की गई और जो कि तथ्य थे वो तथ्य सही तरीके से पेश नहीं किए जा सके थे, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो दिया था, उसी फैसले के आधार पर जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रुख किया था, उस रुख के बाद अब जो शासन से रिपोर्ट मांगी गई है, वो शासन से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही जो मई में सुनवाई होगी, वो एक अहम सुनवाई होगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो भी एक अहम फैसला देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।